नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना उसके इस एक और नए वीडियो में। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार प्रभावित हुई, और उसके प्रभावों को जानते हुए हमने बिल्कुल अंत में ध्यान किया कि 1929 से लेकर 1934 तक का ये जो कालखंड था, संपूर्ण विश्व में एक वैश्विक महामंदी के रूप, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के रूप में ये समय जाना गया। इस आर्थिक महामंदी से संपूर्ण जगत जूझ ही रहा था, संपूर्ण विश्व इससे परेशान था, और इस प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक भी पूरे नहीं बीते थे। लगभग 20 वर्षों के अंतराल में ही एक और दूसरा बड़ा विश्व युद्ध दुनिया को झेलना पड़ गया। तो इस अध्याय में हम विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध, और इस युद्ध के बाद युद्धोत्तर, युद्ध के बाद का जो कालखंड है उसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार वापस गति पाई और क्या बड़े आर्थिक परिवर्तन विश्व की अर्थव्यवस्था में हुए, उसको हम इस अध्याय के इस अंतिम भाग में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमको ध्यान है कि प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्षों के बाद ही, लगभग 20 वर्षों के बाद ही 2 दशक ही पूरे बीते थे, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां बन गई। 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक का ये जो संपूर्ण समय है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। यह द्वितीय विश्व युद्ध भी 2 बड़े ध्रुवों के बीच, 2 बड़े गुटों के बीच ये युद्ध हुआ था। एक पक्ष तो इसमें था धुरी राष्ट्रों का, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देशों से मिलकर बना था। ऐसे इन 2 समूहों के बीच ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वह लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में और अधिक भयावह और अधिक खतरनाक था। जमीन, हवा, पानी, तीनों ही मोर्चे पर, धरती पर, पानी के अंदर और हवा में, तीनों ही मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा गया। इसके जो भयावह परिणाम थे, वह परिणाम भी प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक खतरनाक थे। 6 करोड़ लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से मारे गए, जो उस समय 1939 की जो कुल जनसंख्या विश्व की थी, विश्व की कुल जनसंख्या का यह 3% हिस्सा था, जो इस द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हो गया, मारा गया। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी संपूर्ण दुनिया के जो देश थे वो 2 गुटों में बट गया। एक ऐसा गुटबाजी का एक दौर संपूर्ण दुनिया में हो गया कि एक गुट का नेतृत्व तो कर रहा था अमेरिका, और दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, संयुक्त राष्ट्र सोवियत रूस। इस प्रकार का जो रसिया है, रूस और अमेरिका, ये 2 बड़े शक्ति गुट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी बन गए। दुनिया के जितने भी देश थे वे सभी, कुछ देश अमेरिका के गुट में जाकर मिल गए और कुछ देश रूस के गुट में जाकर के सम्मिलित हो गए। और ये जो गुट थे ये एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से उकसाते रहते थे, आर्थिक कारणों से अलग अलग प्रकार के प्रयास करते थे ताकि किसी न किसी माध्यम से वापस दुनिया जो है वो युद्ध के कगार पर आ जाए। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का भी जो समय रहा, 20-30 वर्षों का, 40 वर्षों का, यह समय शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जब अमेरिका और यूएसएसआर के जो खेमे दुनिया में बट गए थे, इन खेमों के बीच में, और इस प्रकार की एक जवानी जंग जिसको कहते हैं, अखबारों में कोई आर्टिकल छाप देना, सामने वाले गुट को उकसाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करते रहना, इस प्रकार का एक चलता रहा जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। कुल मिलाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 बड़ी ताकतों में विभक्त हो गया। एक ताकत का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, दूसरी ताकत का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। वास्तव में ये जो 2 देश थे वो 2 आर्थिक विचारधाराओं के प्रतीक थे हमारी किताब में, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात इसकी नहीं है, ये केवल एक सांकेतिक तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ये जो 2 गुट बने थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संपूर्ण दुनिया, द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया इतना बड़ा नुकसान दुनिया का करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ गई। अमेरिका और रूस उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो अमेरिका जिस खेमे का नेतृत्व कर रहा था वो पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले देश थे, पूंजीवादी, और जिस खेमे का नेतृत्व रशिया कर रहा था वो साम्यवादी देश थे, यानी कि कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, साम्यवादी
देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस। इस प्रकार दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह भी दो भागों में बट गई, पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये हिस्सा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, इतने बड़े बड़े युद्ध 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध और फिर 1939 से लेकर 1945 तक का यह द्वितीय विश्व युद्ध, इतने बड़े बड़े महायुद्धों ने दुनिया को कुछ सबक दिए। उन सबकों में से दो बड़े आर्थिक सबक हम इस अध्याय में देख सकते हैं। पूरी दुनिया इन महायुद्धों के बाद दो बड़े आर्थिक सबकों पर पहुंची। दो लेसन दुनिया ने सीखे। पहला तो यह कि वृहत उत्पादन पर आधारित औद्योगिक समाज को कायम रखने के लिए वृहत उपभोग आवश्यक है, जो हेनरी फोर्ड का उदाहरण लेकर हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर देखा था। मास कंजप्शन बहुत जरूरी है। मास प्रोडक्शन अगर लंबे समय तक चलाना है तो बड़े लेवल पर अगर फैक्ट्रियां, कारखाने अगर उत्पादन कर रहे हैं, वृहत उत्पादन कर रहे हैं, तो वृहत उत्पादन पर आधारित व्यवस्था को तभी कायम रखा जा सकता है जब उसका उपभोग करने वाला जो समाज है वो बड़ा समाज हो और ये वृहत उपभोग लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सके, उनके खरीदने की ताकत बढ़े। उसके लिए क्या है, तो फिर एक पूरा चार्ट हमको समझना पड़ेगा। ये वृहत उत्पादन, ये आवश्यक वृहत उत्पादन के पर आधारित समाज के लिए वृहत उपभोग आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता रहेगा लेकिन समाज में खरीदने वाले अगर लोग नहीं होंगे तो फिर वह उत्पादन किस काम का, अर्थव्यवस्था तो नुकसान में ही जाएगी। और इसलिए वृहत उत्पादन पर आधारित समाज वृहत उपभोग के बिना ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। और वृहत उपभोग, उपभोग मतलब लोग खरीदें, उसको उपयोग में ले, तो खरीदने के लिए क्या चाहिए, तो व्यापक उपभोग के लिए आवश्यक है ज्यादा और स्थिर आय। इनकम जो है, मोर इनकम एंड फिक्स्ड इनकम, ये दो चीजें जब व्यक्ति की होगी तो उसकी खरीदने की ताकत बढ़ती है। जब जेब में पैसा होगा और पैसा लगातार रहेगा तभी तो किसी व्यक्ति का मन करता है कि मैं कुछ खरीद लूं। खरीदने की स्थिति, मार्केट जाने की इच्छा भी तभी करती है। तो व्यापक उपभोग, मास कंजप्शन तभी संभव है जब इनकम ज्यादा हो और फिक्स्ड हो, स्थिर हो। कभी तो रोजगार मिल जाता है, कभी रोजगार नहीं मिलता। ऐसा अस्थिर इनकम अगर होता है तो फिर व्यक्ति ज्यादा कंजप्शन नहीं करता, उपभोग नहीं करता। तो व्यापक उपभोग के लिए ज्यादा और स्थिर आय चाहिए और ज्यादा और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार चाहिए। पूर्ण रोजगार मतलब सीजन के अकॉर्डिंग साल में 2, 3, 4 महीने तो काम रहता है, बाकी समय काम नहीं रहता। ऐसी स्थिति अगर होगी तो ज्यादा और स्थिर आय व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी और ज्यादा और स्थिर आय अगर नहीं होगी व्यक्ति की तो व्यक्ति ज्यादा उपभोग नहीं करेगा। तो फिर स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार चाहिए और पूर्ण रोजगार अगर चाहिए तो फिर सरकारी हस्तक्षेप उसके लिए आवश्यक है। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है इकोनॉमिक सिस्टम में अगर रोजगार को स्थिर बनाना है। तो पहला जो सबक इस महायुद्धों ने दुनिया के देशों को दिया वो यह दिया कि मास प्रोडक्शन, वृहत उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए वृहत उपभोग वाला समाज चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने वाले लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उपभोग वाले लोग कहां होंगे, जहां ज्यादा और स्थिर आय होगी। और ज्यादा और स्थिर आय कहां होगी, जहां पूर्ण रोजगार होगा। और अगर रोजगार को पूर्ण बनाना है, स्थिर बनाना है, तो फिर सरकारों को इंटरफेयर करना पड़ेगा इकोनॉमिक सेक्टर में, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में। ठीक है ना। ये एक पहला आर्थिक सबक महायुद्धों से प्राप्त हुआ विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को। दूसरा, वस्तुओं, पूंजी और श्रम के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करने की शक्ति वह सरकार के पास होनी चाहिए। ये दूसरा बड़ा सबक था। हमने जब इस लेसन को स्टार्ट किया था, विश्व में जब यह प्रवाह जब हुआ, व्यापारिक प्रवाह, वह व्यापारिक प्रवाह 3 प्रकार से होता था। एक वस्तुओं का प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं जाती थी बिकने के लिए। दूसरा पूंजी का प्रवाह और तीसरा श्रम का प्रवाह, श्रमिकों का प्रवाह। ऐसे ये तीनों प्रकार की जो प्रवाह हैं जो किसी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, उन तीनों आर्थिक प्रवाहों पर नियंत्रण करने की शक्ति वह सरकार के पास होनी चाहिए। बाहरी दुनिया, अपने देश से बाहर की जो दुनिया है, उस दुनिया के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करते समय अपने देश का पैसा
अपने देश की वस्तु, अपने देश की लेबर, श्रमिक अगर अपने देश से बाहर कहीं प्रवाह करते हैं या फिर दूसरे देशों के अपने देशों के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति वह सरकार के पास होनी चाहिए। ये दो बड़े सबक महायुद्धों ने उस समय की दुनिया की जो बड़ी आर्थिक ताकतें थी, उन ताकतों को ये सबक मिल गए थे इन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसलिए इन सबक के आधार पर युद्धों के बाद की दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो, दुनिया का आर्थिक स्वरूप कैसा होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप कैसा होगा, यह तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, एक कॉन्क्लेव हुआ। मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, यह संपन्न हुआ। कहां हुआ यह और कब हुआ? तो जुलाई 1944, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स नाम का शहर, कहां पर है? न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में। तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नाम के स्थान पर जुलाई 1944 को दुनिया की ये जो बड़ी बड़ी वैश्विक आर्थिक ताकतें थी, ये सब इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई। और इस सम्मेलन का जो स्थान था वो क्योंकि ब्रिटेन वुड्स था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन वुड्स नाम के स्थान पर हुआ। कब हुआ? जुलाई 1944 को हुआ। क्या करना था इस सम्मेलन के अंदर? उन विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, उन आर्थिक ताकतों को, उनको युद्ध के बाद की नई अर्थव्यवस्था कैसी होगी उस पर डिस्कस करना था। और इसलिए ये बड़ी ताकतें मिली ब्रिटेन वुड्स में जुलाई 1944 में, और उन्होंने आपस में बात करके युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था पर अपनी एक सहमति बना ली। वो जो सब देश उस सम्मेलन में आए थे, बड़े बड़े देश जो उन युद्धों में भी संलग्न रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो सब देश एक साथ आकर बैठे और उन्होंने युद्धोत्तर, युद्धों के बाद जो आर्थिक व्यवस्था जगत में बनेगी, संपूर्ण विश्व में बनेगी, उस पर एक सहमति बनाई। वो जो सहमति बनी उन देशों के बीच ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, उसे ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा गया। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? मैं वापस बता देता हूं। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की जो नई आर्थिक व्यवस्था जिस पर सहमति बनी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, इस मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में जुलाई 1944 में, उस सहमति को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से जाना गया। अभी ये शॉर्ट नोट हमारे पास आ सकता है, कई प्रकार का प्रश्न घुमा फिरा कर आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा जा सकता है युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर इसी सारे टॉपिक में है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये जो युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था बनी, इसी को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा गया। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत इसके जो दो मुख्य उद्देश्य थे, ये जो सहमति बनी थी इस युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था के नाम पर जो सहमति बनी, उसके दो बड़े उद्देश्य थे। पहला, एक तो संपूर्ण दुनिया का जो औद्योगिक विश्व है, ये जो व्यापारिक जगत है, औद्योगिक विश्व है, इस औद्योगिक विश्व में दो बातें जिसके लिए संपूर्ण आर्थिक जो शक्तियां वो काम करेगी। पहला, आर्थिक स्थिरता। ये कभी तो व्यापार बहुत उफान पर होता है, बहुत लाभ 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 की स्थिति, और एकदम आर्थिक महामंदी जो दुनिया ने देखी, उसके कारण से इसमें ये पहली ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की पहला जो उद्देश्य था वो था दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाना, ताकि वापस इस वैश्विक महामंदी जैसा दौर नहीं आ सके। तो पहला आर्थिक स्थिरता लाना, और दूसरा आर्थिक स्थिरता के लिए क्या आवश्यक था? तो पूर्ण रोजगार। दुनिया में रोजगार का स्वरूप स्थिर स्वरूप बन जाए, पूर्ण रोजगार लोगों को मिले और आर्थिक स्थिरता विश्व की बनी रहे। ये दो उद्देश्य थे ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के। ब्रिटेन वुड्स का ये जो सम्मेलन हुआ उसमें इन्हीं दो उद्देश्यों के ऊपर सहमति बनी, जिसे ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में ही एक और जो विशेष बात इस सम्मेलन से जुड़ी हुई है, इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में
ब्रिटेन वुड्स ट्विंस को जन्म दिया। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ट्विंस मतलब क्या होता है? जुड़वा बहिनें। तो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, इसमें दो क्या थे? तो इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जुलाई 1944 में जो हुआ ब्रिटेन वुड्स नाम के स्थान पर, इस सम्मेलन में दो संस्थाओं का जन्म हुआ, दो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बनाई गई जिस पर इन सब देशों ने सहमति दी। वो दो संस्थाएं थी, एक तो थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा था विश्व बैंक, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं IMF और इसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक नाम की ये जो दो संस्थाएं हैं, ये इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही बनी थी। इस पर सहमति हुई उन सब देशों की जो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। तो क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों संस्थाओं का जन्म हुआ, इसलिए इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं। कौन कौन सी दो संस्थाएं हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं IMF, इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, और दूसरा विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये दोनों संस्थाएं इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आई थी, इसलिए इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बना, इसके बनने का कारण था विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटना। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है अलग अलग देशों के बीच में, उसमें जो बार बार घाटा और मुनाफा, लाभ हानि, बहुत बड़े अंतर जो उसमें आते हैं, फ्लैक्चुएट जो होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। और ये कैसे इन्होंने इस लाभ घाटे को कम किया, उसके लिए एक टॉपिक अभी आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक वर्ल्ड बैंक बनाया गया, उसके बनाने का कारण क्या था, उसको भी स्पष्ट कर लीजिए। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन एकत्रित करना। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी इतनी बड़ी क्षति दुनिया की हुई है, उसके कारण से जो नुकसान विश्व के देशों में हुआ है, उसको वापस पुनर्निर्माण करना। इसका नाम ही था ना अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब ये जो बात आई है कि ब्रिटेन वुड्स में ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बना, इसको बनाया गया था विदेशी व्यापार में लाभ घाटे से निपटने के लिए, बहुत बड़ा एक अंतर ना आए इसके लिए। इसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था यह भी बनाई गई। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था अर्थात मौद्रिक मतलब शब्द कहां से आया है? मौद्रिक शब्द आया है मुद्रा से। मुद्रा तो आप जानते हैं, प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है, करेंसी होती है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्राओं को अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से जोड़ना, एक वैश्विक स्तर पर लेन देन की कोई ऐसी प्रणाली विकसित करना जिसमें राष्ट्र की जो अपनी मुद्रा है, उस मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय जो मौद्रिक व्यवस्था है उसके साथ उसको जोड़ दिया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो मौद्रिक व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग हो, ताकि एकदम उसका राष्ट्रीय मुद्रा के गिरने का अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर ज्यादा असर ना हो। इसके लिए ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था निर्मित की गई। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय मुद्राओं को, जो अलग अलग देशों की अपनी करेंसी थी, अपनी जो मुद्रा थी, उसको अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से जोड़ दिया गया और एक विनिमय दर निश्चित कर दी गई। विनिमय दर क्या होता है उसको पहले हम देख लेते हैं। विनिमय दर क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, इसको यहां देख लीजिए। विनिमय दर जो है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। आम भाषा में हम कहते हैं लेन देन, किसी से कुछ चीज ली और उसके बदले में कुछ दिया। आपने दुकानदार को पैसे दिए, उससे आपने चॉकलेट ले ली। तो ये जो विनिमय है, लेन देन है, ये लेन देन ही हिंदी में विनिमय कहलाता है। तो ये विनिमय दर क्या होती है? किसी निश्चित अनुपात पर मुद्रा का जो लेन देन किया जाता है उसे विनिमय कहा जाता है। अब ये विनिमय दर जो है वो स्थिर विनिमय दर होती है और एक होती है परिवर्तनशील विनिमय दर। तो
जैसा कि इस अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था ने क्या किया, विनिमय दर को निश्चित कर दिया। निश्चित कैसे कर दिया? एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए एक करेंसी को निश्चित कर दिया। जैसे $1 को तय कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होगा, तो $1 की कीमत राष्ट्रीय मुद्रा के अनुपात में तय कर दी गई। जैसे हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, $1 के बराबर कर दिया गया रुपया, जैसे भारत की करेंसी, तो कुछ रुपयों की संख्या, जैसे अभी वर्तमान में 70 रुपए, $1 की कीमत कितनी है, तो $1 खरीदने के लिए $1 इज इक्वल 70 रुपीज समथिंग जो है आज भारत के रुपये की स्थिति, यानी कि $1 के अनुपात में 70 रुपए हमको देने होते हैं। ये विनिमय दर निश्चित कर दी गई संपूर्ण दुनिया की करेंसीज के साथ में, किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के द्वारा। और उस डॉलर की भी कीमत तय कर दी गई। डॉलर मतलब क्या? डॉलर को किससे कंपेयर किया जाएगा? तो डॉलर को सोने से कंपेयर किया जाएगा। $1 की कीमत 35 औंस सोने से की गई, यानी कि $1 बराबर 35 औंस सोना। और ऐसा $1 उसको दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी के साथ बांध दिया गया, उसकी कीमत को निश्चित कर दिया गया। यह था विनिमय दर को निश्चित करना। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था दुनिया में, ये जो व्यापार में, वैश्विक व्यापार में जो उतार चढ़ाव बहुत तेजी से आ रहे थे, उससे निपटने के लिए आईएमएफ जो बना था, उस आईएमएफ ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें अलग अलग देशों की मुद्राओं को अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के तहत जोड़ दिया गया और प्रत्येक मुद्रा की विनिमय दर निश्चित कर दी गई कि इसका लेन देन कितने रुपये में होगा, यानी कि $1 की प्रत्येक देश की राष्ट्रीय मुद्रा की संख्या निश्चित कर दी गई और डॉलर को नापने के लिए डॉलर को कंपेयर किया गया 35 औंस सोने से। यह थी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। अब ये विनिमय दर जो थी स्थिर और परिवर्तनशील से क्या मतलब है? तो जब विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार जहां इंटरफेयर करती है, सरकार का दखल जहां विनिमय दर के अंदर होता है, वहां स्थिर विनिमय दर उसे कहते हैं। ज्यादा बार बार परिवर्तन नहीं आते। एक बार जो विनिमय दर स्थिर कर दी गई वही लंबे समय तक बनी रहती है और जिसमें सरकारी नियंत्रण होता है, सरकारी हस्तक्षेप बार बार होता है, उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की जो स्थिति होती है, मुद्राओं की कीमत जो गिरती बढ़ती रहती है, उसके आधार पर यह विनिमय दर भी घटती बढ़ती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, अखबारों में आता है कई बार, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा, अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार में रुपये की कीमत गिरी, अर्थात $1 के बराबर जो 70 रुपए है वो कभी 72 हो जाता है, कभी 74 हो जाता है, कभी नीचे 68 हो जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से परिवर्तन जहां होता रहता है विनिमय दर में, उसे परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। इस परिवर्तनशील विनिमय दर में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार और मुद्राओं की जो कीमत है उसके आधार पर बदलती रहती है। तो विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो फिक्स रहती है, सरकारी नियंत्रण होता है, और परिवर्तनशील जिसमें फ्लक्चुएशन आता है, बार बार बाजार की स्थिति के आधार पर यह विनिमय दर बदलती रहती है, जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था ने दुनिया के अलग अलग देशों की जो राष्ट्रीय मुद्राएं थी उनको अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से जोड़ दिया और उनकी विनिमय दर यह निश्चित कर दी। इस प्रकार की जो नई आर्थिक व्यवस्था उस समय बनी, द्वितीय महायुद्ध के अंत में आते आते इस ब्रिटेन वुड्स के द्वारा ये जो व्यवस्थाएं निर्मित हुई, वो वास्तव में ये सारे जो संगठन थे, आईएमएफ और विश्व बैंक, 1947 तक आते आते 1944 की जुलाई में तो इसकी घोषणा हुई और 1947 में औपचारिक रूप से इन दोनों संस्थाओं ने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इसने काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये संस्थाएं काम करती रही, उसमें वीटो पावर ये अमेरिका के पास ही रहा। वीटो पावर क्या होता है, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने है। वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार, अर्थात निषेध का मतलब क्या होता है, यहां धूम्रपान निषेध है, मतलब मना करना। तो वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार, अर्थात मना करने की ताकत जिसकी होती है उसको वीटो कहते हैं। तो निषेधाधिकार एक इस प्रकार का अधिकार होता है जिसमें उपलब्ध सभी सदस्यों में से अगर किसी एक सदस्य ने भी किसी प्रस्ताव के लिए मना कर दिया, अपनी असहमति प्रकट कर दी,
तो एक व्यक्ति की असहमति से ही प्रस्ताव खारिज हो जाता है, पूरा को पूरा प्रपोजल ही कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा वीटो पावर, ये जो दोनों संस्थाएं बनी IMF और वर्ल्ड बैंक, उसमें वीटो पावर अमेरिका के पास ही रहा, क्योंकि अमेरिका का खुद का पैसा उसमें बड़ी मात्रा में लगा था। ठीक है, और इसलिए उनका नियंत्रण भी रहा उस सारी स्थिति में। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह हमारा अगला टॉपिक है इस अध्याय में। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था समझ गए आप लोग। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जुलाई 1944 में ये जो ब्रेटन वुड्स का ये सम्मेलन हुआ, इस ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में ब्रेटन वुड ट्विंस, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका निर्माण होता है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था बनाई जाती है और इस प्रकार दुनिया को एक नई अर्थव्यवस्था का मॉडल वह दुनिया को बताया जाता है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम पर। युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ये जब लागू हो गई तो उसके बाद इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो इस ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का यह पड़ा कि जो पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र थे और जापान, ये जापान पश्चिमी राष्ट्रों में नहीं आता, तो पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र जो पहले से ही बड़े संपन्न राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र थे, ब्रिटेन हो गया, ठीक है ना, और ये मित्र राष्ट्र जो सारे के सारे थे, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सारी जो पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र थे, इनकी आय में वृद्धि हुई, इनका व्यापार भी और तेज गति से बढ़ा। जापान एक एशियाई कंट्री था, इसने भी अपने आप को बहुत डेवलप किया इस ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के बाद में। इनका व्यापार बढ़ा और इनकी आय में वृद्धि हुई। किनका? पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों की और जापान की आय और व्यापार में वृद्धि हुई। यह पहला प्रभाव था। दूसरा, 1950 से लेकर 1990 तक के ये जो 20 साल थे, 1950 से लेकर 1970 तक, इन 20 सालों में संपूर्ण दुनिया में विश्व व्यापार की जो विकास दर थी वो 8% वार्षिक से अधिक थी। दुनिया का व्यापार इन 20 वर्षों में प्रतिवर्ष जो है 8% की दर से और बढ़ता रहा। तो विश्व व्यापार में बढ़ोतरी की जो दर थी वो 8% वार्षिक से अधिक रही लगातार 1950 से लेकर 1970 तक। नेक्स्ट, वैश्विक आय में दुनिया की जो वर्ल्ड इनकम है, उस इनकम में 5% की दर से यह वृद्धि होती चली गई वर्ल्ड इनकम में, और उसमें कोई उतार चढ़ाव, फ्लैक्चुएशन जो है वह नहीं आया। जो मौद्रिक व्यवस्था की गई थी जिसमें ये फ्लैक्चुएशन ना हो, IMF की जो स्थापना की गई, तो उसका जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ एक तरीके से, और वैश्विक आय में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। 5% की दर से लगातार वह वृद्धि इसमें दर्ज की गई। साथ ही औद्योगिक देशों में बेरोजगारी जो था वह 5% से कम रही, और तकनीक का व्यापक प्रसार हुआ। अलग अलग जो देश थे उन देशों के अंदर तकनीक बड़ी मात्रा में प्रचारित होने लगी। उद्योगों में नए नए तकनीक, नई नई जो आविष्कार थे उनका उपयोग होना प्रारंभ हो गया। विकासशील देशों द्वारा संयंत्रों और आयात पर पूंजी निवेश। ये जो विकासशील देश मतलब जो विकसित नहीं हुए थे, अमेरिका जितने, ब्रिटेन जितने ताकतवर औद्योगिक देश नहीं थे, नए नए देश थे, अभी अभी स्वतंत्र हुए थे औपनिवेशिक ताकतों से, उन देशों ने भी अपने देशों के अंदर उद्योग और संयंत्रों को स्थापित करने के लिए जो आधुनिक तकनीक थी, उस तकनीक को खरीदने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसे का उस तकनीक पर, संयंत्रों पर और आयात करने पर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब क्या थे? ये सारे जो विषय पढ़े हैं, ये बिंदु, ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का विश्व की, वर्ल्ड जो इकोनॉमी है, विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव हुए, उनको हमने इस बिंदुओं में देखा। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र होने वाले देशों की आर्थिक समस्याएं। जो 1945 और उसके बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और उसके बाद में जो देश स्वतंत्र हुए थे, एक तो बहुत सारे देश इसी समय में स्वतंत्र हुए। भारत स्वयं भी ऐसे देशों में से एक था। तो ऐसे जो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए, उनकी आर्थिक समस्याएं कैसी थी? तो सबसे बड़ी बात तो थी कि वो सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी औपनिवेशिक शक्ति का अधिकार रहा था, जैसे भारत के ऊपर ब्रिटेन का रहा, फ्रांस का रहा। तो ऐसी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, उनके अधिकार लगातार लंबे समय तक रहने के कारण से
ये सारे देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि इनके संसाधन और इनकी संपत्ति को तो उन औपनिवेशिक देशों ने चूस डाला था, उनके वहां से निकाल कर खोद डाला था। इस कारण से गरीबी और संसाधनों का अभाव इनमें था। दूसरा, अर्थव्यवस्था और समाज इनका अस्त व्यस्त चौपट पड़ा था। औपनिवेशिक जो शक्तियां थी, जो ताकतें थी, उन ताकतों ने अपने उन गुलाम राष्ट्रों के समाज को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। जैसा कि हमने भारत के बारे में पढ़ा, ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक जो भारत के ऊपर शासन किया, तो भारत के संपूर्ण समाज को और भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया। हमने सूती वस्त्र उद्योग का एक उदाहरण पढ़ा था, हमने गेहूं की खेती का विशेष उदाहरण पढ़ा। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार की स्थिति उन सभी देशों की थी। उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थी औपनिवेशिक शक्तियों के कारण से, और उनका सामाजिक जो ताना बाना था वो भी बिखर चुका था उन मालिक राष्ट्रों के कारण से, जो वर्षों तक उनको गुलाम बनाकर रखे। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर औपनिवेशिक शक्तियों का ही प्रभाव, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी थी, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये ब्रिटेन वुड्स नाम की आर्थिक व्यवस्था, ये आर्थिक व्यवस्थाएं भी, ये जो बातें हमने जस्ट इससे ऊपर पढ़ी कि आय में वृद्धि हुई, व्यापार बढ़ी, ये सारे के सारे औद्योगिक जो पश्चिम के राष्ट्र थे, यही तो वो पश्चिम के राष्ट्र थे जिन्होंने उन छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाकर रखा था। तो जो बेचारे गुलाम देश थे, जो उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र हुए थे, उनको तो उसका कोई बड़ा लाभ नहीं मिला, क्योंकि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निर्मित हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके ऊपर जो कब्जा था, उसके ऊपर जो प्रभाव था, वो उन औपनिवेशिक शक्तियों का ही प्रभाव था। इसलिए उन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का लाभ छोटे छोटे ये देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, उनको उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसके ऊपर औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण। स्वतंत्र तो हो गए थे कहने के लिए ऐसे छोटे छोटे देश, लेकिन उनके जो महत्वपूर्ण संसाधन थे, उनके खनिज संसाधन, उनके दूसरे जो जंगल थे, उनके ऊपर बड़ी मात्रा में जो कब्जा था, वो ब्रिटेन और फ्रांस जैसी जो औपनिवेशिक ताकतें थी, वो उनको छोड़ने के मूड में नहीं थी। उनका कब्जा उनके ऊपर बना हुआ था, और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो देश स्वतंत्र हुए, वो इन सब प्रकार की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, हमारे सामने प्रश्न आ सकता है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि अभी हमने जस्ट पूर्व में ये ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था को पढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त तो होने जा रहा था 1944 जुलाई में ही। ये दुनिया की बड़ी बड़ी जो आर्थिक ताकतें थी वो बैठी ब्रिटेन वुड्स में, और वहां ये IMF और वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था बनी, और उसका एक लाभ विश्व व्यापार में देखने को मिला। लेकिन ये व्यापारिक जो लाभ था, ये लाभ केवल उन पश्चिमी बड़े औद्योगिक देशों को ही मिला। छोटे विकासशील देशों का इन संस्थाओं के द्वारा कोई उद्धार नहीं हुआ। छोटे देशों को इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के तहत बनी थी, उनका कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे छोटे छोटे विकासशील देशों ने मिलकर एक नई आर्थिक प्रणाली को जन्म दिया, जिसे कहा गया NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है ना, नई आर्थिक प्रणाली, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, इसको स्थापित किया किन लोगों ने, किन देशों ने? उन विकासशील देशों ने जिनको ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसका लाभ तो केवल पश्चिमी देशों ने ही उठाया। तो इन विकासशील देशों ने मिलकर इस नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको एस्टैब्लिश कर लिया। NIEO का फुल फॉर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसकी स्थापना किसने की? उस समय के तात्कालिक जो विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों ने। क्योंकि NIEO की स्थापना विकासशील देशों ने क्यों की, इसको भी स्पष्ट कर लीजिए। ये इससे पूर्व जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम पर जो आर्थिक व्यवस्था बनी थी, उस आर्थिक व्यवस्था का फायदा केवल पश्चिमी देशों को ही मिला, बड़े औद्योगिक देशों को ही मिला, और इसलिए उसके अगेंस्ट में कह लीजिए या उससे नाराज होकर स्वयं अपना विकास बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी एक नई आर्थिक प्रणाली को स्थापित किया।
और इसके लिए उन्होंने एक नया संगठन बनाया, विकासशील देशों ने मिलकर समूह 77 ग्रुप 77 के नाम पर, विशेष रूप से दुनिया में ये G77 के नाम से जाना जाता है। 77 अर्थात 77 ऐसे विकासशील देश थे छोटे छोटे जिन्होंने मिलकर इस समूह को बनाया था। G77 के नाम से दुनिया में यह मशहूर है। किनका संगठन है ये? उन विकासशील देशों का संगठन है जिनको ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के द्वारा कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिला। तो अपना विकास करने के लिए उन्होंने G77 के रूप में उन विकासशील देशों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, संगठित कर लिया। क्या था ये NIEO? ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली थी क्या आखिर? तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें इन विकासशील देशों की कुछ इच्छाएं थी। क्या? जैसे ये विकासशील देश अपने संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर सके। ये औपनिवेशिक जो शक्तियां थी जिन्होंने स्वतंत्र तो कर दिया था लेकिन उनके संसाधनों पर कब्जा करके रखी थी, ऐसा वो जो नियंत्रण अभी भी औपनिवेशिक शक्तियों के हाथ में था, उनके हाथों से अपने संसाधनों पर उन विकासशील देशों का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो सके। ये इस NIEO का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। कच्चे माल का सही दाम मिले, इन विकासशील देशों के यहां से जो रॉ मटेरियल के रूप में बड़े देश लेकर जाते थे संसाधन, उस रॉ मटेरियल का अच्छा दाम उनको प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ विकसित देशों में जैसे बड़े बड़े देशों का सामान विकासशील देशों में आकर संपूर्ण बाजार को कैप्चर कर लेता है, पूरे बाजार में छा जाता है, उसी प्रकार विकासशील देशों का जो निर्मित माल है उस निर्मित माल को भी विकसित देशों के, बड़े देशों के बाजार में उचित सम्मान मिल सके, उचित स्थान मिल सके। इस प्रकार की एक आर्थिक प्रणाली इस NIEO के तहत बनाई गई जिसे नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली कहा गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इतिहास की पाठ्य पुस्तक का यह तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसे आज संपूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो में हम इस संपूर्ण अध्याय के प्रश्नोत्तरों को एक सीक्वेंस के रूप में जानेंगे। नोट्स प्राप्ति करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस संपूर्ण अध्याय में चारों वीडियोस के अंदर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि उसे अंतिम वीडियो में प्रश्नोत्तरों के बीच में लिया जा सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।